नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। बात जाति जनगणना की। जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो कई दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है और इस पर लगातार बात हो रही है संसद में, सड़क पर, न्यूज स्टूडियोज में, तमाम जगह जहां देखो, चौक चौराहों पर, न्यूज स्टूडियोज में, पेपरों में, सब जगह बात जाति की हो रही। जाति जाति जाति। और ये लगातार चर्चा में 2 दिनों से, जिसको कहते हैं ना कि हर एक की जुबान पर है कि जाति आखिर अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या ऐसा पूछ दिया संसद में जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है सब जगह। तो ये जो चर्चा है आज, मैं जाति की चर्चा के बजाय मैं आप जाति जनगणना से डर किसको लग रहा है, दरअसल उसकी जो मूल बात है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में ऐसा क्या कह दिया था वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चले कि आखिर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा क्या, जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है। और हर एक आदमी अनुराग सिंह ठाकुर की आलोचना कर रहा है और कांग्रेस पार्टी ने तो जबरदस्त विरोध किया। तो देखिए क्या कहा उन्होंने। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति माननीय सभापति जी माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। अनुराग सिंह ठाकुर ने दरअसल जाति नहीं पूछी थी। अनुराग सिंह ठाकुर की पार्टी कह रही है कि अनुराग सिंह ठाकुर ने महज तंज कसा था और वो तंज समझना चाहिए। अगर समझ नहीं रहे हैं तो ये हमारी नहीं गलती है, उनकी गलती है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने सुना कि तंज नहीं था, इसको भारतीय समाज में गाली ही कहते हैं। ये गाली दी गई है और बखूबी दी गई है और इस संसद में दी गई है। अगर आप ये सोचिए, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अगर अनुराग सिंह ठाकुर या बीजेपी के किसी नेता से यही वाला तंज कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। सही बात है, आप किसी की पैदाइश पे ही सवाल उठा रहे हैं। ये जाति पूछने का मामला नहीं है, ये उसकी पैदाइश पर सवाल उठाने वाला मामला है कि आप की जाति का पता नहीं है। ये वाकई गाली है और इस पर बीजेपी को चाहिए कि माफी मांग ले। गलतियां हो जाती हैं, ऐसी कोई बड़ा इशू बनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वाकई में समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। जाति, देखिए, जाति पूछना एक चलन है इस देश में, इस समाज में। आदमी बड़े तरीके से, और अखिलेश यादव ने, जिन्होंने ये मामला उठाया खूब जोर शोर से, और उन्होंने भी जाति पूछी। तो जाति तो पूछते हैं, तो तमाम बीजेपी वालों ने वीडियो डाले और वो सच वीडियो हैं। उन्होंने पत्रकारों से जाति पूछ ली कि क्या नाम है पूरा, आपका पूरा नाम क्या है। जब भी कोई आपसे ये पूछता है, आप सब ने ये सुना होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप बताते हैं इनिशियल, फिर आपसे पूछा यार पूरा नाम क्या है, तो ये पूरा नाम जो जानना चाहता है, आप समझ लीजिए कि वो इतनी गंदी मानसिकता का आदमी है, वो आपसे जाति पूछना चाह रहा है।
इसका और कोई मकसद नहीं है। वो आपके नाम को कोई स्वर्णाक्षरों में लिखवाएगा नहीं, वो आपसे आपकी जाति जानना चाहता है। और वो जाति जानने के लिए आपसे पूरा नाम पूछता है, इससे पूरी क्लैरिटी हो जाए उसके जो गंदा दिमाग है, डर्टी माइंड है उसका, उसमें पूरी तरीके से साफ हो जाए कि ये फला जाति के हैं, ये मुझसे छोटी जाति के हैं, और मुझसे कितनी छोटी जाति के हैं। कभी कोई जिसको तथाकथित तौर पर छोटी जाति कहा जाता है इस समाज में, वो कभी भी बड़ी जाति वाले से पूरा नाम नहीं पूछता, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन जो बड़ी जाति, तथाकथित बड़ी जाति है, जो जन्म जात श्रेष्ठ हैं, वो पूछते हैं। जिनको उनको लगता है शक्ल देख के ये जाति कौन सी जाति का आदमी होगा, तो वो जाति जानना चाहते हैं, उसके आधार पर वो व्यवहार करते हैं। कि समाज में सब जगह नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी पूछ रहा है, हर आदमी ऐसा करता है, नहीं। हर आदमी सैकड़ों साल पहले भी ऐसा नहीं करता था, आज भी नहीं करता है। बहुत सारे सज्जन लोग हैं, हर जाति वर्ग में, धर्म में, सब लोग बहुत सज्जन हैं। उन्हीं की बदौलत ये दुनिया चल भी रही है। वरना तमाम ऐसे लोग जो जिनकी मानसिकता दूषित है, वो अगर ज्यादा संख्या में हो जाते तो ये दुनिया नहीं चल पाती, ये समाज चल ही नहीं पाता। बहुतायत अच्छे लोगों की है, लेकिन अल्पसंख्या में ही सही दूषित मानसिकता के लोग हैं। और वो पूछते हैं, कभी कभार मिल जाएंगे कि भाई जाति, आपका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। तो वो पूरा नाम पूछने वाले अलग होते हैं, वो जाति जानना चाहते हैं। लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर ने पूरा नाम नहीं पूछा। अनुराग सिंह ठाकुर जाति नहीं पूछ रहे थे, अनुराग सिंह ठाकुर सवाल कर रहे थे राहुल गांधी की, या जिसके, उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लिया मैंने किसी का, लेकिन बिना नाम लिए भी सब लोग समझ गए वो किसको कह रहे थे। तो वो कह रहे थे, पैदाइश पर सवाल उठा रहे थे। तो अच्छा है, सभ्य समाज में माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं, मांग लेना चाहिए। खैर, ये वो मांगे या ना मांगे, आज का मुद्दा जो है वो यह है कि जाति जनगणना से डर किसको लगता है। तो जाति जनगणना से डर उन्हें लगता है जो ऐसी दूषित मानसिकता के हैं, ऐसे लोगों को डर लगता है। और ऐसी पार्टियां जो ऐसी दूषित मानसिकता के लोगों पर टिकी हैं, उनको लगता है कि हमारे वोट बैंक हैं, उनको डर लगता है। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो, जिनको लगता है कि ये अगर वोट बैंक खिसक गया तो वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और ऐसे तमाम प्रिविलेज्ड वर्ग जो अपने आप को प्रिविलेज्ड कहते हैं, देखिए जो भी अपने आप को प्रिविलेज्ड मानता है उसकी मानसिकता तो निश्चित तौर पर वो दूषित है। जो आदमी इंसान के अंदर भेद करता है, इंसान इंसान में भेद करता है कि साहब ये उच्च कुल में है, ये निम्न कुल में है, ये फलाना है, ये ऊंची जाति है, नीची जाति है, जिसके मन में भी है, जिसके मन में इंसान इंसान के बीच में भेद है, असमानता है, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेद है, वो प्रिविलेज्ड है। वो किसी भी जाति का हो सकता है। वो ओबीसी जातियों में भी जो भेद करते हैं कि साहब ये दलित है, तमाम ऐसे मिल जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद में मिल जाएंगे ओबीसी समाज में भी, जो दलितों को बिल्कुल अपने सामने बैठने नहीं देती, चारपाई में बैठने नहीं देती। वही मानसिकता है दूषित। वो इंसान ही नहीं समझते, उनको खाना पानी तो दूर, चारपाई में नहीं बैठने देते। अगर वो चारपाई में बैठे हैं तो वो जमीन में बैठेंगे। ये ऐसी मानसिकता है, ऐसी दूषित मानसिकता है। और ऐसे दूषित मानसिकता वाले लोग ही समाज के लिए बहुत घातक हैं। तो ऐसे लोग ही डरते हैं जाति जनगणना से। और वो लोग, उन लोगों से ये पार्टियां चलती हैं तो वो पार्टियां भी डरती हैं। अब आप देखिए कि बीजेपी की कहानी देखिए। बीजेपी को सबसे पहले बनिया समुदाय ने, बनिया कम्युनिटी ने सहयोग दिया। और ये कहा जाता था एक समय में कि बीजेपी बनिया कम्युनिटी के दम पे आगे बढ़ रही है, बनिया कम्युनिटी बीजेपी की कोर वोटर है। लेकिन समय बीता, बीजेपी बड़ी पार्टी हुई, सत्ता में आई, तो सबसे पहले उसने क्या किया, बनिया कम्युनिटी को ही डिसोन कर दिया। बनिया कम्युनिटी को ही एक तरीके से जो इम्पोर्टेंस दे रहा था, ये पार्टी देती थी, वो खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि कारपोरेट मिल गया, बड़े घराने मिल गए, बड़े बिजनेस घराने मिल गए। और जब बड़े बिजनेस घराने मिल गए तो छोटों को कौन पूछेगा।
और बिजनेस कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी सिर्फ जाति में सोचे कि जाति के आधार पर बनिया कम्युनिटी उनका साथ दे रही थी, नहीं जी। बिजनेस कम्युनिटी मतलब जो भी कारोबार करता है, खासतौर पर अगर मोटे तौर पर सोचिए तो मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेज जिसके पास है, छोटी दुकानें, मध्यम उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, छोटी छोटी फैक्ट्रियां, कंपनियां डाल के जो लोग काम धंधा करते हैं, वो लोग बीजेपी के पास आए, बीजेपी को आगे बढ़ाया। और इसलिए क्योंकि जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो इंस्पेक्टर राज खूब हुआ करता था। टैक्स, आज जो टैक्स टेररिज्म की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये कांग्रेस सरकारों की हकीकत है। एक दुकान का लाइसेंस लेने में पैसा, समय दोनों लगता था और अंडर द टेबल पैसे देने पड़ते थे। करप्शन था, कभी भी टैक्स इंस्पेक्टर्स छापे मार देते थे। तो ये जो टैक्स टेररिज्म था, इसी के डर से बनिया यानी कारोबारी समुदाय एक नई पार्टी की शरण में गया और उस नई पार्टी को सपोर्ट किया, सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन उस पार्टी ने बाद में कारपोरेट को पकड़ लिया, यानी कि उन पार्टियों को, उन उन पार्टियों ने उन लोगों को पकड़ लिया जहां पर बिजनेस की मोनोपोली है। और जब बिजनेस की मोनोपोली जहां होती है, वहां पर छोटे कारोबार तबाह होने लगते हैं, क्योंकि वो बड़े कारोबार मगरमच्छ की तरह होते हैं वो कारोबारी, और छोटे कारोबारियों को निगल जाते हैं, उनके धंधे को बर्बाद कर देते हैं, किसी को बढ़ने नहीं देते हैं। और देश के विकास में जरूरी ये है कि सभी जगह पर छोटे छोटे कारोबार हों, क्योंकि रोजगार के साधन सरकारी नौकरियों में नहीं है पर्याप्त। कहीं भी किसी देश में नहीं हो सकती। सरकारी नौकरियां एक लिमिटेड ही होती हैं। हर आदमी अगर सोचे कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिल सकती, और वो देश तरक्की नहीं कर सकता। जिस देश में सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे जनता रहे, कतई नहीं हो सकता। तो बड़े कारोबार जब डिसेंट्रलाइज नहीं कर होते हैं, जब मोनोपोली उनकी हो जाती है, हर कारोबार में वो हाथ डालते हैं, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक वही बनाते हैं, वो दिक्कत होती है। इसलिए जरूरी है कि वो बड़ी कंपनियां हवाई जहाज ही बनाएं, छोटी कंपनियां, छोटे कारोबारी नट बोल्ट ये सब गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले, छोटे छोटे घरों में कुटीर उद्योग लगे, वहां से सप्लाई हो, और जिस क्वालिटी का चाहिए उस क्वालिटी का सप्लाई हो, और उसके लिए सहयोग करे सरकार। और इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है, क्योंकि जाति जनगणना से क्या होगा, हर एक देश के हर एक इलाके का, हर एक जाति का ये सब डेटा आएगा कि कौन सी जाति के कितने युवक युवतियां कितना पढ़े हैं, कौन डॉक्टरेट हैं, कौन पीएचडी हैं, कौन एमएससी हैं, कौन एमटेक हैं, कौन आईटीआई पढ़े हुए हैं, कौन कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, अनपढ़ हैं। उस हिसाब से आप प्रोग्राम बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, उनको एम्पावर करने के लिए नीतियां बना सकते हैं, और बिजनेस को डिसेंट्रलाइज करने का प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि तब डिमांड आएगी, डेटा भी होगा, लोगों की डिमांड भी आएगी कि आप हमें कारोबार करने का अच्छा अवसर दीजिए। और वो अवसर कैसे देंगे? सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी के आपने पैसे से मदद कर दी और वो कारोबार चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा कारोबार। कारोबार कोई हंसी खेल नहीं है कि चल गया, पैसे लगा दिया और चल गया। कारोबार चलाने के लिए खरीदार भी चाहिए। तो आप जब बड़ी कंपनियों के साथ, जब आप बड़ी कंपनियों पर इस तरीके के रखेंगे, उनके ऊपर जैसे शर्तें, जैसे कि अभी एक उदाहरण से समझाता हूँ, फाइटर प्लेन आया था, और जब फाइटर प्लेन आया तो एक शर्त थी कि आपसे हम तभी लेंगे फाइटर प्लेन जब आप हमारे यहाँ की कुछ कंपनियों से कल पुर्जे लेंगे, और उसका ठेका एचएल से छीन कर अनिल अंबानी के रिलायंस को दिया गया था कि ये रक्षा क्षेत्र में हमारी कंपनी है और इससे आपको सामान लेना पड़ेगा, इससे सहयोग लेना पड़ेगा, तभी हम आपसे विमान खरीदेंगे। फाइटर प्लेन बहुत चर्चित था। तो ये पॉलिसीज यहाँ डोमेस्टिक में बनेंगी। इससे ही फायदा ये होगा कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनको एक शर्त ये रहेगी कि आपको कुछ चीजें, और जिस क्वालिटी की चाहिए वो क्वालिटी की चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको अपने आसपास के तमाम लोगों से, तमाम वेंडर से ये खरीदना ही पड़ेगा। अभी भी खरीदती हैं वो, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं खरीदती, लेकिन अभी सर्टेनिटी नहीं है। हमें हम अभी कोई ऐसा नहीं है कि उनको, उनके लिए मैंडेटरी है, उनके पास वो यूनिट नहीं होती और कॉस्ट बढ़ती है, इसलिए वो बाहर से आउटसोर्स करती हैं, जमाने से करती आई हैं, अभी भी करती हैं।
लेकिन उसको आउटसोर्सिंग को और बढ़ाने की जरूरत है। जब वो आउटसोर्सिंग और बढ़ेगी तो उसमें नीतियां बनेंगी, स्पष्ट नीतियां होंगी कि इसका प्राइसिंग कैसे होगा, इस जिससे कोई एक्सप्लॉइट भी ना कर सके। बड़ी कंपनियां एक्सप्लॉइट भी करती हैं, इतना कम दाम देती हैं कि आपको प्रॉफिट ही ना बचे, तो वो भी नहीं चलेगा। सारा प्रॉफिट बड़ी कंपनियां क्यों रखेंगी? इसलिए उसकी एक कॉस्टिंग होगी प्रॉपर, और उस कॉस्टिंग के आधार पर सामान खरीदा जाएगा, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, और हर वर्ग का आदमी ये कर सकता है। अगर कोई ये सोचे, जो प्रिविलेज्ड वर्ग है तथा कथित तौर पर, वो सोचे कि जातिवार जनगणना से नुकसान होगा, उनकी नौकरियां चली जाएंगी, नहीं जाएंगी, बल्कि कारोबार के अवसर आएंगे। कारोबार के अवसर आएंगे और उन कारोबार के अवसर में आप भागीदार बनेंगे, क्योंकि पॉलिसी जैसी चेंज होंगी। अगर आपके पास डेटा अच्छा होगा तो पॉलिसी बनाने के लिए ये पब्लिक ही दबाव डालेगी इन सरकारों पर। बिना पब्लिक के दबाव के सरकारें काम नहीं करती हैं। पब्लिक अदालतों के थ्रू खुद से ये दबाव डालेगी, और ये उनका वोट लेने के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाएंगी। इनकी मजबूरी होगी। जो सत्ता में पार्टी होती है उसको सत्ता चाहिए, और सत्ता जो लोग देते हैं यानी वोटर, वो जो डिमांड करते हैं उसकी तरफ सरकारों को काम करना पड़ता है उनको खुश करने के लिए। अभी जिस तरीके से जातिवार जनगणना की डिमांड हो रही है, और से सरकारें, ये पार्टियां, कांग्रेस ने अपने रूप में कैसे 360 डिग्री टर्न किया, टर्न अराउंड हो गई। जो विरोध करती थी आरक्षण का, जातिवार जनगणना का, वो कह रही जातिवार जनगणना कराइए। ऐसे ही बीजेपी भी कराएगी। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए। वोट चाहिए तो डिमांड मानी जाती है। ऐसे ही जब ये इसके आ जाएंगे नतीजे, आंकड़े आ जाएंगे, तो जनता ये भी डिमांड करेगी कि अब हमें प्राइवेट सेक्टर में घुसना है। दो चीजें होंगी, एक तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन भी दीजिए, दूसरा प्राइवेट सेक्टर में पॉलिसी ऐसी बनाइए कि वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से तमाम सामान बाहर से खरीदें, और वो मशीनरी लगाने के लिए सरकार हमें फंड मुहैया कराए बैंकों के माध्यम से, कम रेट पे, सस्ते रेट पे, सब्सिडी के आधार पर। वो किसी वर्ग के लिए अभी भी जैसे करती है जिला उद्योग केंद्र से सरकारें, लेकिन अभी थोड़े मात्रा में। तब पॉलिसीज बनेंगी तो बड़े संख्या में आएंगे और कारोबार लगेंगे, तभी विकास होगा किसी देश का। सरकारी नौकरी से किसी देश का विकास नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में घुसना पड़ेगा, और घुसने के लिए माहौल चाहिए। माहौल चाहने के लिए डेटा चाहिए, जिससे पॉलिसी बने। पॉलिसी बनेगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये सब दबाव की राजनीति से ही चलता है, ये सब वोट बैंक की राजनीति से चलता है। आज तक कोई भी सत्ताधारी पार्टी या कोई भी पार्टी पॉलिसी देश के विकास के लिए, भले के लिए अपने आप नहीं बनाती है। उसको धक्का मारना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, तभी बनाती है। राइट टू एजुकेशन देख लीजिए, अपने आप नहीं आया। राइट टू इंफॉर्मेशन अपने आप नहीं आया। बहुत सारी चीजें हैं जो, जब आप पूरा डेटा इकट्ठा करते हो हर एक चीज का, तब उसके आधार पर पॉलिसीज बनाने की एक जो प्रेशर पड़ता है, उसको ये सरकारें नहीं झेल पाती। उसके आधार पर सरकारों को काम करना पड़ता है, और जब काम करेंगी तो तरक्की होगी, बिजनेस का माहौल बनेगा। अभी यहाँ बिजनेस का माहौल नहीं है इंडिया में। अभी टैक्स का एक तरीके से बहुत कुछ डर है। तमाम कोई अधिकारी कहीं कुछ घूस खूब चलता है। तो इसलिए जरूरी है कि एक अच्छा माहौल बने, जिससे कारोबारी आए, हर वर्ग से कारोबारी आएंगे, और जब वो माहौल बनेगा तो सबको फायदा होगा। इसलिए जाति जनगणना से डरिए मत। जाति जनगणना बहुत जरूरी है। हर जाति की जनगणना होनी चाहिए। एक डेटा होना चाहिए, कौन क्या कितना समृद्ध है। उससे एक, जो कहते हैं ना कि एक्सरे आ जाएगा, अल्ट्रासाउंड कह लीजिए आ जाएगा, वो रिपोर्ट आ जाएगी हमारे देश में कौन सा कोना सबसे गरीब है, पिछड़ा है, कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, सड़कें नहीं है। सब कुछ जब होगा तो आप उस पर फोकस कर पाएंगे, और उसके आधार पर जब आप नीतियां बनाएंगे तो आपका कारोबार, आपका विकास कारोबार ही करेगा, और देश तरक्की करेगा। तो उन दलों को, जो दल इस बुलावे में है कि हमारा प्रिविलेज्ड वर्ग हमें वोट नहीं देगा और हम इसलिए जातिवार जनगणना नहीं करेंगे, और जो प्रिविलेज्ड वर्ग तथा कथित तौर पर वो इस डर में है कि हमारा क्या होगा, हमारी सरकारी नौकरियां छिन जाएंगी, अवसर छिन जाएंगे। नहीं छिनेंगे। तरक्की कारोबार से होती है, तो कारोबार की तरक्की के लिए माहौल बनेगा।
इसलिए वहां पर डरने की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, और जो लोग नए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय रहते सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो लोग हमें यहाँ तक देख कर आए उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।